हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड और पेपर चल रहा है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्लांक क्वांटा कॉन्सेप्ट एंड रेडिएशन लॉ। तो जो प्लांक ने अपना रेडिएशन लॉ दिया वो किस बेस पे दिया, और प्लांक ने जो अपना क्वांटा कॉन्सेप्ट दिया था रेडिएशन, जिससे इसने अपना रेडिएशन लॉ निकाला था, जिसको रेले व जीन्स समझाने में असफल रहे थे। तो जो प्लांक ने ब्लैक बॉडी कर्व है उसको कैसे एक्सप्लेन किया, और जो रेले व जीन्स हैं वो इसे समझाने में असफल क्यों रहे। तो सब चीज़ें देखते हैं कि जो प्लांक ने रेले और जीन्स के किस कॉन्सेप्ट में सुधार किया और रेले व जीन्स की क्या कमियां रही, सब देखते हैं। जो रेले था उसने क्लासिकल फिजिक्स के फंडामेंटल्स को यूज़ करके जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि क्या उसके अजम्पशन रहे और वो किस कारण से फेल हो गया। तो उसने ये माना कि एक क्यूबिकल कैविटी होती है, क्यूबिकल कैविटी होती है और वो रेडिएशन से भरी होती है। रेडिएशन से भरी होती है। दूसरी बात उसने मानी कि ये जो क्यूबिकल कैविटी होती है इसमें सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणें विद्यमान होती हैं। विद्यमान होती है और रेले ने माना कि जो EMW है मेरी वो स्टेशनरी वेव्स के रूप में होती है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो विकिरणें हैं वो स्टेशनरी वेव्स के रूप में होती है। इसके अलावा जितनी भी एनर्जी होती है, यानी कि इसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो इन स्टेशनरी वेव्स में क्या रहती है, विद्यमान रहती है। ये रेले ने माना और उसने ये कहा कि जो स्टेशनरी वेव्स है इनकी एक निश्चित तरंगदैर्घ्य होती है, यानी कि जो तरंगदैर्घ्य है वो लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, या फिर फ्रीक्वेंसी माने इनकी तो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच होती है। तो ऐसा उसने माना और उसने पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसमें स्टेशनरी जो वेव्स की संख्या है उसको व्यक्त किया, यानी कि नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एकांक आयतन में जो स्टेशनरी वेव है उनकी संख्या को उसने एन न्यू डी न्यू इक्वल टू कहा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब और डी न्यू। ये उसने कहा कि स्टेशनरी वेव के, यानी कि जो इसके एकांक आयतन में स्टेशनरी वेव की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है। और जो इन स्टेशनरी वेव्स की एनर्जी होती है वो उसने मानी
कि जो एवरेज एनर्जी होती है स्टेशनरी वेव की वो कितनी होती है, ई एवरेज होती है KT के बराबर। ये जो रेले की क्या रही सबसे बड़ी कमी रही, जिसके कारण वो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्योंकि अगर ऐसा मैं मानता हूँ कि जो एवरेज एनर्जी इक्वल टू क्या है KT, यानी कि उसने एनर्जी को माना कंटिन्यूअस, तो इससे जब मैं इस एक्सप्लेन को इस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास किस तरह से रिजल्ट आएगा, यानी कि उसने क्या प्रोसेस अपनाई कि जो एवरेज एनर्जी इक्वल टू क्या होती है KT, जो कि सबसे बड़ी उसकी गलती थी। तो इसके अनुसार कि एवरेज एनर्जी क्या होनी चाहिए, क्या होती है, ये होती है टोटल एनर्जी अपॉन में नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव के, यानी कि कुल ऊर्जा अपॉन में जो मेरी स्टेशनरी वेव्स है उनकी संख्या, यानी कि स्टेशनरी वेव्स की संख्या। यानी कि यदि कुल ऊर्जा को मान लूँ मैं कैपिटल E और स्टेशनरी वेव की संख्या ये रही मेरे पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि E बराबर एवरेज एनर्जी E बराबर E/N न्यू मान लो इसको, तो E बराबर हो जाएगा N न्यू इंटू E एवरेज, या फिर टोटल एनर्जी हो जाएगी मेरी N का मान ये रहा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में C³ T³ और एवरेज एनर्जी मेरी, तो ये कितनी होती है KT होती है, ये रही KT। अब इससे जो उसने 3 केस देखे लैम्डा के मान के, वो क्या क्या आए, यहाँ जो उसने टोटल एनर्जी डेंसिटी थी UV, टोटल एनर्जी डेंसिटी को UV और DV से रिप्रेजेंट किया, यानी कि UV DV U न्यू D न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में C³ D न्यू, और ये मेरी एवरेज एनर्जी, इसको क्या माना है उसने KT माना है, तो इसको मैं KT लिख सकता हूँ इंटू KT। तो उसने इस फॉर्मूले के बेस पे इस ब्लैक बॉडी कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो सबसे पहले उसने ले लिया कि जब लैम्डा का मान मेरा क्या हो, मैक्सिमम हो। केस फर्स्ट ले लिया उसने कि जब लैम्डा का मान मेरा क्या हो, अधिकतम या अधिक हो। लैम्डा का मान अधिकतम होगा तो हम जानते हैं कि जो फ्रेक्वेंसी है उसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होते दोनों के, तो लैम्डा अधिक तो न्यू मेरा होगा कम, यानी कि इधर मेरा लैम्डा क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि ये कर्व इस तरह से आ रहा है। तो लैम्डा अधिक तो मेरा न्यू क्या होगा, कम होगा। और जब मेरा न्यू कम होगा तो जो मेरी एनर्जी डेंसिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि एनर्जी डेंसिटी मेरी क्या होगी, कम होगी। और जब मेरी एनर्जी डेंसिटी कम होगी, हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि I इस प्रोपोर्शनल होता है E के। इंटेंसिटी एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी कम तो इंटेंसिटी होगी मेरी कम, यानी कि लैम्डा की अधिकतम मान
इधर मेरा लैम्डा का अधिकतम मान है, तो इस पर न्यू का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी कम होगी, एनर्जी डेंसिटी कम, तो आइटेंसिटी मेरी क्या होगी, कम होगी। यानी कि यहाँ लैम्डा के अधिकतम मान पर मेरी जो एनर्जी आइटेंसिटी क्या है, कम है। बिल्कुल सही है। प्रायोगिक वक्र से क्या कहा रहा है, मैच खा रहा है। प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है। जो रेले ने बात कही, ये बात उसकी प्रायोगिक वक्र से क्या खा रही है, मेल खा रही है। दूसरा केस लिया उसने कि जो लैम्डा है, अब इसका मान मैं कम करूं, यानी कि इधर आऊंगा मैं, तो लैम्डा का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि लैम्डा का मान मैं कर रहा हूं, घटा रहा हूं। लैम्डा घटाने पर, तो लैम्डा घटाएंगे तो न्यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरी जो नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स है, नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स बढ़ेंगी, और जब नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स बढ़ेंगी तो जो मेरी एनर्जी डेंसिटी क्या है वो भी बढ़ेगी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी तो मेरी आइटेंसिटी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। यानी कि लैम्डा का मान घटाने पर न्यू घटेगा, सॉरी न्यू बढ़ेगा, और नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। इससे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और आइटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि लैम्डा का मान मैं जो घटा रहा हूँ, देखिए ये घटा रहा हूँ मान, इधर आ रहा हूँ, जो जो लैम्डा का मान घट रहा है, तो आइटेंसिटी का मान बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो ये बात भी प्रायोगिक वक्र से रेले की मेल खा रही है। लेकिन जैसे जैसे लैम्डा का मान मैं घटाता जाऊंगा, तो आइटेंसिटी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम इस केस पे देखते हैं लैम्डा मैक्सिमम पर। तो केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड, अब जैसे जैसे लैम्डा का मान घटा रहे हैं तो लैम्डा मैक्सिमम पे देखते हैं। यानी कि जो तरंग दैर्ध्य का मान मैं घटा रहा हूँ तो न्यू क्या मेरा बढ़ेगा, और जब न्यू बढ़ेगा तो मेरी नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव बढ़ेंगी तो मेरी एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी, और एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी तो ये जो मेरा आइटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैं यदि जो लैम्डा का मान है वो घटा रहा हूँ और घटा के इसका मान कर दूँ मैं 0, कि जब मेरा लैम्डा का मान हो 0 तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इन्फिनिटी। और फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो तो नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स मेरी हो जाएगी इन्फिनिटी। यानी कि नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव मेरी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी कितनी हो जाएगी, मेरी इन्फिनिटी हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी ये मेरी हो जाएगी इन्फिनिटी। और अगर एनर्जी डेंसिटी इन्फिनिटी हो गई है तो जो मेरा फॉर्मूला था एनर्जी डेंसिटी यू वी डी वी इक्वल टू, क्या कर दूं मैं, इसका समाकलन कर दूं 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू। यदि मैं इसका समाकलन करूँगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और ये मेरा एवरेज एनर्जी के टी, तो ये मेरे पास आएगा इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास आया इन्फिनिटी, यानी कि जो मेरे पास यहाँ से आई का मान कितना आया, इन्फिनिटी।
और अगर मैं कर्व से देखूं कि यहाँ मेरा लैम्ब्डा का मान क्या है 0, तो प्रायोगिक कर्व से, प्रायोगिक वक्र से यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब यहाँ लैम्ब्डा का मान मेरा क्या है 0 है, तो लैम्ब्डा का मान मेरा 0 है यहाँ, तो यहाँ एनर्जी जो इंटेंसिटी क्या है 0 है। और यहाँ कितनी आई, लैम्ब्डा इक्वल टू 0 पर इन्फिनिटी, यानी कि यह प्रायोगिक वक्र से मैच नहीं खा रहा था। और इसका रीज़न क्या था कि जो एनर्जी डेंसिटी उसने मानी थी वो क्या मानी थी, KT मानी थी, ये उसकी कमी रही। इसी कारण उसके पास जो ये लो वेवलेंथ पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब प्लांक इसमें सुधार करेगा, तो देखिए, तो प्लांक ने क्या देखा कि प्लांक ने देखा कि जो क्यूबिकल कैविटी होती है, कि रेले जीन्स ने ये कहा था कि जो क्यूबिकल कैविटी होती है उसमें सभी तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, विकिरणें होती है। तो जो प्लांक ने ये देखा कि जो क्यूबिकल कैविटी से सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणें क्यों इमिट हो रही हैं, तो उसने देखा कि जब कोई एटम है और उस पर निश्चित तरंग दैर्ध्य या आवर्ती की कोई EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपतित होती है, तो जो एटम्स होते हैं उसकी आवर्ती से क्या करते हैं, दोलन करते हैं, और उसी तरंग दैर्ध्य या विकिरण की आवर्ती या तरंग दैर्ध्य की विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। यानी कि प्लांक ने ये देखा सबसे पहले कि जो क्यूबिकल कैविटी होती है सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणें होती है, ये रेले ने कहा। प्लांक ने ये देखा कि जो क्यूबिकल कैविटी होती है इससे जो तरंग निश्चित एक तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का उत्सर्जन क्यों हो रहा है, तो उसने देखा कि जब कोई निश्चित तरंग दैर्ध्य की विकिरण एटम्स पर, मॉलिक्यूल्स पर आपतित होती है, तो वो उसी तरंग दैर्ध्य या आवर्ती से दोलन करते हैं और उसी तरंग दैर्ध्य या आवर्ती की विकिरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यानी कि किसी निश्चित ताप पर जो ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह कार्य करते हैं। यानी कि एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरल आवर्त दोलित्र की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि निश्चित ताप पर जो एटम्स है ये सरल आवर्ती दोलित्र की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि निश्चित ताप पर ये एक निश्चित तरंग दैर्ध्य या आवर्ती की विकिरणों को अवशोषित करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करते हैं और निश्चित तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित करते हैं।
तो ये बातें प्लांक ने ऑब्जर्व की और फिर प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग करके जो रेले जीन्स ने बातें बताई थी उसी में थोड़ा करेक्शन किया और जो अपना प्लांक क्वांटा कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले तो उसने ये माना कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस न होके डिस्क्रीट होती है और कितनी होती है उसने माना कि जो ऊर्जा को क्या माना, क्वांटीकृत माना। रेले जीन्स ने माना था इक्वल टू KT और इसने माना इक्वल टू होती है H न्यू, या फिर En इक्वल टू होती NH न्यू, यानी कि एनर्जी को क्वांटाइज्ड माना और मैक्सवेल और बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया इसने। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से जो दोलनों की जो संख्या है वो कितनी मानी, n इक्वल टू AEN अपॉन में KT, जहाँ A है अधिकतम आया और En इक्वल टू क्या होता है NH न्यू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, n इक्वल टू e पावर माइनस NH2 अपॉन में KT। तो n इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर माइनस NH न्यू अपॉन में KT। तो कुल दोलनों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल दोलनों की संख्या ये हो जाएगी कैपिटल N बराबर समीशन 0 टू इन्फिनेटिव n। कुल दोलनों की संख्या n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव समीशन n, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको कि n इक्वल टू समीशन 0 टू इन्फिनेटिव n, यानी कि a e की पावर माइनस NH न्यू अपॉन में KT। इसको यदि मैं इक्वेशन मान लूँ 1 तो n बराबर आ गया समीशन 0 टू इन्फिनेटिव a e की पावर माइनस NH न्यू अपॉन में KT। अब जो एक दोलित्र है उसकी एनर्जी कितनी होती है, वो होती है En, यानी कि En बराबर होती है NH न्यू और इसको n से गुणा कर लेते हैं, यानी कि एक 2 लीटर की ऊर्जा कितनी हो गई, n इक्वल टू n h न्यू n n। तो En बराबर n h न्यू a e की पावर माइनस
एन एच न्यू अपॉन में के टी। अब मैं यदि कुल ऊर्जा निकालना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ इसका समीशन, यानी कि जो कुल ऊर्जा है वो कितनी होगी, कुल ऊर्जा ई बराबर हो जाएगी समीशन ई एन, यानी कि ई बराबर हो जाएगा समीशन एन एच न्यू ए एक्सपोनेंशियल एन एच न्यू अपॉन में के टी, यानी कि ए मैं बाहर ले लूँ एन एच न्यू इंटू एक्सपोनेंशियल एन एच न्यू अपॉन में के टी। इसको इक्वेशन 2 दे लेते हैं। ये मेरे पास कुल एनर्जी आ गई, इक्वेशन मेरी 2। अब जो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एवरेज एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ, यानी कि जो एवरेज एनर्जी कितनी होती है, कुल एनर्जी अपॉन में जो दोलित्र की संख्या। तो निकाल लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से एवरेज एनर्जी कितनी होती है, कुल ऊर्जा अपॉन में कुल दोलित्र की संख्या, यानी कि ई अपॉन में एन। तो यहाँ से हम एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, एवरेज एनर्जी कुल ऊर्जा, यानी कि ये रही मेरे पास ए समीशन एन एच न्यू इंटू ई की पावर एन एच न्यू अपॉन में के टी। और ऐसे ही इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से मेरे पास आ जाएगा ये, इसे को बाहर ले लूँ, ए समेशन वही 0 टू इन्फिनेटिव ए की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन में के टी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इसको इक्वेशन दे लेते हैं 3rd। हाँ, यहाँ अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि x बराबर मेरा क्या होता है, एच न्यू अपॉन में के टी, या फिर एच न्यू बराबर मैं लिख सकता हूँ x के टी। तो यहाँ से एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समेशन एच न्यू की जगह x के टी, यानी कि एन एक्स के टी और ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन में के टी, यानी कि एन एक्स समेशन 0 टू इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस एन एक्स। इक्वेशन मेरी 4th। अब ये जो मेरी फॉर्म आ रही है, नीचे समीशन ई की पावर माइनस एक्स है, ऊपर समीशन एन एक्स के टी इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स है। इसको मैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के रूप में लिख सकता हूँ क्या, तो देखते हैं। इसको मैं ले लूँ डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स
मैं इसका समाकलन ले रहा हूँ, ए की पावर एन एक्स का e की पावर एन एक्स, और एन एक्स का -1/n और n माइनस का ये आ गया। अब यानी कि इसके स्थान पर मैं ये पुट कर सकता हूँ यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी जो मेरी है वो हो जाएगी x kT, और ये जो 1/n यहाँ आएगा तो ये ऊपर वाला n मेरा कट जाएगा, यानी कि d/dx e की पावर -nx, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -nx। ये e की पावर -nx, यानी कि n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि e की पावर माइनस इक्वल टू n प्लस 1 e की पावर -x प्लस e की पावर -2x प्लस e की पावर -3x, टेस्ट टेस्ट करके ये ऐसा चलता रहेगा। और जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये 1/, में प्रथम पद इसका 1 और 1 माइनस इनका जो सारा अनुपात क्या होगा, e की पावर x अपॉन में 2x 3x, इनका किसी का भी निकालो तो आएगी e की पावर -x, तो ये आ जाता है मेरे को। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस e की पावर -x का इनवर्स। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसका हम, है कि d/dx समीशन e की पावर -nx, यानी कि इसका मैं d/dx कर लूँ 1 माइनस e की पावर -x का इन्वर्स, यानी कि इसका समाकलन लेंगे तो क्या आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस इन्वर्स का माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 नीचे आएगा तो 1 माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर, e की पावर -x का e की पावर -x और माइनस x का माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ऐसे ही ये मान आ गया, तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, x की t इंटू जो मेरा मान आया था 1 अपॉन में 1 माइनस का इनवर्स, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस e की पावर -x, और ये मान आया मेरे पास e की पावर -x अपॉन में 1 माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर। तो एक घात से मेरी एक घात कट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से x की t इंटू e की पावर -x अपॉन में 1 माइनस e की पावर -x। अब मैं क्या करूँ इसमें, यदि मैं इसमें e की घात प्लस x का ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, यानी कि e की घात x अपॉन में e की घात x, तो ये क्या आ जाएगा x के t e की घात -x e की घात प्लस x, ये क्या e की घात 0 यानी कि 1 हो जाएगा, और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा ये e की घात x -1, या फिर मैं पहले इसे ऐसे ही लिख लूँ कि 1 माइनस e की घात x, और ये बाहर मेरा e की घात x गुणा चल रहा है x के t अपॉन में e की घात x माइनस का 1 अपॉन में e की घात x इंटू e की घात x, e की घात x से e की घात कैंसिल, यानी कि मेरे पास एवरेज एनर्जी के लिए आ गया फॉर्म x के t अपॉन में e की घात x -1।
चूँकि x बराबर क्या होता है एच न्यू अपॉन में के टी, तो x के टी को क्या लिख सकता हूँ मैं एच न्यू, यानी कि एच न्यू अपॉन में ई एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का वाई। ये मेरी एवरेज एनर्जी आ गई ई बराबर ई एवरेज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में ई एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का वन। तो जो रेले और जीन्स ने मानी थी वो कितनी थी के टी, और प्लैंक ने मानी एच न्यू अपॉन में ई एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का वन। यही डिफरेंस रहा रेले जीन्स और प्लैंक की एवरेज एनर्जी में, जिससे पूरा रिजल्ट ही बदल गया था। इसी बेस पे वो फिर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है उसको एक्सप्लेन कर पाया। तो देखिए, तो प्लैंक ने अपने विकिरण नियम में क्या बताया कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है यू लैम्डा डी लैम्डा, वो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव और एवरेज एनर्जी का गुणनफल होती है, यानी कि एन लैम्डा टी लैम्डा और एवरेज एनर्जी के गुणनफल की क्या होती है बराबर होती है। यदि मैं इसे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लूँ तो यू न्यू डी न्यू इक्वल टू एन न्यू टी न्यू एवरेज एनर्जी। तो जो रेले और जीन्स थे उन्होंने मानी थी E इक्वल टू के टी, लेकिन जो प्लैंक ने एनर्जी को क्वांटाइज माना और इसका मान कितना माना जो अभी मैंने निकाला कि U न्यू डी न्यू इक्वल टू, इसका मान तो कितना था 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू, और इसका मान माना उसने एच न्यू ई एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का वन। यही प्लैंक ने जो डिफरेंस किया था जिसके कारण जो उसका रिजल्ट प्रायोगिक कर्व से मैच खाता है, इसे ही हम कहते हैं प्लैंक का विकिरण फॉर्मूला, जिसने जो क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी और इसी के बेस पे प्लैंक ने रेडिएशन वक्र है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है उसको एक्सप्लेन किया था। तो अब हम देखते हैं, इसमें दो केस देखते हैं। केस फर्स्ट कि जब लैम्डा की वैल्यू क्या हो अधिक हो, यानी लैम्डा अधिकतम होगा, तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी ड्यू क्या है न्यूनतम होगी, यानी कि न्यू क्या होगी न्यूनतम होगी। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो एच न्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन के टी, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 इज़ वेरी वेरी लेस देन के टी अपॉन में एच न्यू। तो इसी के बेस पे उसने देखा इस फॉर्मूले को मैं इधर लिख लेता हूँ, U न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब डी न्यू एच न्यू अपॉन में ई एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का 1। कि यदि ऐसा है के टी एच न्यू इज़ वेरी वेरी लेस देन है के टी के, यानी कि जो न्यू का मान बहुत कम है, तो जो इन दोनों का अनुपात होगा वो क्या होगा एक की तुलना में बहुत कम होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लिमिट न्यू टेंस टू
ज़ीरो एच न्यू अपॉन में ई एच न्यू अपॉन में के टी माइनस का फाइन। अब मैं इस हिस्से को एक्सपेंड कर दूँ, यानी कि एच न्यू और ई एच न्यू अपॉन में के टी माइनस वन, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ वन एच न्यू अपॉन में के टी प्लस 1/2 एच न्यू अपॉन में के टी का होल स्क्वायर। ऐसे ये आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ कि लिमिट न्यू टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा एच न्यू और 1 प्लस एच न्यू अपॉन में के टी और माइनस का 1। ये दोनों कट जाएंगे तो ये आया मेरे पास एच न्यू अपॉन में के टी, यानी कि यहाँ से मेरे पास एवरेज एनर्जी किसके बराबर है, के टी के बराबर। यानी कि यहाँ जो प्लैंक के रिजल्ट थे वो रैले के रिजल्ट से क्या कर रहे थे, मैच खा रहे थे। यानी कि प्रायोगिक वक्र की व्याख्या यहाँ से जो पहला केस था उसके लिए कर पा रहा। अब इसने दूसरा केस लिया, कि जो लैम्बडा की मान न्यूनतम हो तो क्या होगा, लैम्बडा का मान न्यूनतम होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी कि एस न्यू इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी। ऐसा केस हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैं कह सकता हूँ एस न्यू अपॉन में के टी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 0 पर फ्रीक्वेंसी टेंस टू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो हम कर सकते हैं लिमिट न्यू टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू एस न्यू अपॉन में ई एस न्यू अपॉन में के टी माइनस का 1। अब यदि न्यू टेंस टू क्या है, इन्फिनिटिव है, तो ये हो जाएगा मेरा एच न्यू अपॉन में ए इन्फिनिटिव माइनस 1, यानी कि मेरे पास इन्फिनिटिव अपॉन में इन्फिनिटिव आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। परिभाषित। तो इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसे हम एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि रूल से हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से मैं क्या करता हूँ, न्यू की इसमें डिवाइडेशन कर देता हूँ। तो लिमिट न्यू टेंस टू इन्फिनिटिव, ऊपर बचेगा मेरा एच और इसमें न्यू का डिवाइडेशन करूँगा तो ये बचेगा मेरा एच अपॉन में के टी, यानी ई एच न्यू अपॉन के टी। यहाँ मेरे पास बचा एच अपॉन में के टी, तो के टी ऊपर चला जाएगा, ऐसे एच कट जाएगा, ये बचा मेरे पास के टी अपॉन में ई एच न्यू अपॉन में के टी। और यहाँ मेरा माइनस था, तो यहाँ जो केस है कि एच न्यू अपॉन में के टीज क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो 1 को हम नेगलेक्ट मान सकते हैं यहाँ। तो ये के टी, और जब न्यू की लिमिट लगाऊंगा इन्फिनिटिव, तो ये आया मेरे पास के टी अपॉन में ई इन्फिनिटिव, तो ये मान मेरे पास आ जाएगा 0। यानी कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है यू वी यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर न्यू सी क्यूब डी न्यू एच न्यू ई एच न्यू अपॉन में के टी माइनस 1। तो इस हिस्से का मान मेरा होगा 0, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि टोटल एनर्जी डेंसिटी मेरी क्या आ गई, 0। और जब एनर्जी डेंसिटी किसके समानुपाती होती है, आई डेंसिटी के, यानी कि जो यूवी डीवी का मान मेरे पास यहाँ से क्या आया,
यू न्यू डी न्यू का मान आया मेरे पास 0। तो यही रिजल्ट हम चाह रहे थे जो रेले को प्राप्त नहीं हुआ था कि लैम्डा के न्यूनतम मान पर यानी कि लैम्डा इक्वल टू 0 पर क्या प्राप्त होना चाहिए, आई इक्वल टू 0। तो इसके बेस पर, इसे रिजल्ट के बेस पर फिर जो प्लांक था उसने न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पर जो इंटेंसिटी का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो एक्सप्लेन कर पाया। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।